हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 16 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन में होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, यानी किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वह परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उसका भार यानी पिंड का भार परिवर्तन होता है। यह भार दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा, पिंड पर लगने वाले उत्क्षेप बल के कारण। बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, इसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होता है। इस प्रकार पिंड का भार हाइड्रोजन में सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार शून्य होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। एक आदर्श स्थिति यानी एक आइडियल कंडीशन में जब वायु प्रतिरोध का मान शून्य हो, तब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराने पर उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाले गुरुत्व त्वरण अपरिवर्तित रहता है, इसलिए उस वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? यदि दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु जो द्रव्यमान होगा वही रहेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। यदि पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाले पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स यदि अचानक लुप्त हो जाता है तो इससे वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा, यानी द्रव्यमान जो होता है अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा, इकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों इकोलॉजी में जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। बात करते हैं एंटोमोलॉजी की, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, जबकि माइक्रोबायोलॉजी में इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी की, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए पृष्ठ प्रति मिनट का प्रयोग किया जाता है, यानी पेज प्रति मिनट यानी पेज पर मिनट का पीपीएम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है? दोस्तों पानी की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव के कारण ही इसका आकार गोल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, इस कारण वर्षा की बूंद जो होती गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा व आभासी होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, प्रकाश की एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा।
एक प्रकाश की बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर जो प्रतिबिंब बनेंगे वह अनंत बनेंगे, यानी इन्फिनिटिव बनेंगे। दोस्तों, दो समांतर समतल दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाती है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत बनती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेंगे वह इन्फिनिटिव बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख लेता, परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक की दूरी पर रखी वस्तु को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। वैज्ञानिक नाम होमो सोपियंस का अर्थ होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? होमो सोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप बताएंगे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सोपियंस होता है। दूसरा क्वेश्चन, होमो सोपियंस का क्या अर्थ होता है? तो आप बताएंगे होमो सोपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो दोस्तों, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस ये उत्तल लेंस के बनते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले आकार वाले ग्लासेस को उत्तल लेंस कहते हैं। इन्हें कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ते हैं तथा इसे अभिसारी यानी कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस में किया जाता है। यह दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु भी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो भिन्न होगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। जो साइरस होता है यह स्टार होता है, बाकी जो जितने भी ऑप्शन है यह सभी प्लेनेट के उदाहरण है, जबकि जो साइरस होता है यह एक स्टार यानी तारा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। रेडियम हीमोटाइट से प्राप्त किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। लॉन्ग रेडियो वेव्स की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। लॉन्ग रेडियो वेव्स यानी दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं हर्शेल की। इन्होंने इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणों की खोज की थी, जबकि न्यूटन महोदय ने इन्हें दृश्य विकिरण की खोज की थी, जबकि रिटर महोदय ने अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। बेकिंग सोडा किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बेकिंग सोडा इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडा अम्ल का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है, यानी आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16। जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है। यह कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पुनः जल मिलाने पर यह जिप्सम बनकर
ठोस पदार्थ प्रदान करता है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग सजावटी खिलौने बनाने में तथा हड्डियों के टूटने पर प्लास्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, हाइड्रोजन गैस की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल प्रोटॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व होता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग वेल्डिंग कार्यों में जबकि रॉकेट के ईंधनों में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट में 5 अणु क्रिस्टलन जल का होता है। नीला थोथा दिखने में नीले रंग का होता है। गर्म करने पर जल अलग हो जाता तथा सफेद रंग का लवण प्राप्त होता है। इसका जो सूत्र है CuSO4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, बिजली चमकने से वृक्ष में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। दोस्तों, बिजली चमकने से वृक्षों में आग लग जाती है क्योंकि जो बिजली में विद्युत ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर है इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, थंडर स्टॉर्म यानी आंधी तूफान तथा लाइटनिंग यानी बिजली का चमकने में विद्युत ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण वृक्षों में आग लगने की संभावना अधिक होती है। प्रश्न नंबर 20, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर कंडक्टर तथा इंसुलेटर पदार्थों की चालकता के मध्य होती है। दोस्तों, आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक